और आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत के इन्हीं खनिज संसाधनों और उनके पीछे के विज्ञान पर चर्चा करने वाले हैं। एकदम सही। हम उस रणनीतिक शक्ति को डिकोड करेंगे जो इन साधारण से दिखने वाले पत्थरों को एक वैश्विक ताकत में बदल देती है। हमारा मिशन आज यही है कि इन जटिल आंकड़ों को एकदम सरल भाषा में समझा जाए। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत किन खनिजों में आत्मनिर्भर है और ये खनन की दुनिया असल में काम कैसे करती है। तो चलिए सबसे पहले उस तंत्र को समझते हैं जो इस भूमिगत खजाने को खोजता है। हमारे स्रोत में कई भारी भरकम संस्थानों के नाम दिए गए हैं, जैसे खनिजों का अन्वेषण करने वाली संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। हाँ, जीएसआई का रोल बहुत अहम है। फिर भारतीय खान ब्यूरो यानी आईबीएम नागपुर में है और तेल एवं गैस के लिए ओएनजीसी देहरादून में है। मेरे मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, मतलब हमें जमीन खोदने के लिए इतने सारे अलग अलग सरकारी विभागों और मुख्यालयों की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्या एक ही बड़ी संस्था ये सारा काम नहीं कर सकती? देखिए, सतह से देखने पर तो लगता है कि खनन का मतलब बस गड्ढा खोदना है। हाँ, वही तो। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठोस खनिजों की खोज और तरल ईंधन की खोज में जमीन आसमान का अंतर होता है। हाँ, जीएसआई का काम है पूरे देश की भौगोलिक संरचना का नक्शा बनाना। वे उन ठोस चट्टानों का अध्ययन करते हैं जो करोड़ों सालों से एक ही जगह पर टिकी हैं। अच्छा, मतलब जो अपनी जगह से हिलती नहीं है। बिल्कुल। इसके विपरीत ओएनजीसी का काम फ्लूइड डायनामिक्स यानी तरल पदार्थों की गतिशीलता से जुड़ा है। तेल और प्राकृतिक गैस जमीन के नीचे एक जगह नहीं टिकते। ओह, वे तो उभरते रहते होंगे। एकदम सही, वे चट्टानों के बीच रिश्ते रहते हैं। उन्हें खोजना एक बिल्कुल अलग तरह की इंजीनियरिंग है। और जहां तक आईबीएम यानी भारतीय खान ब्यूरो की बात है, तो उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि खनन के दौरान पर्यावरण और खदानों की सुरक्षा के नियम माने जाएं। अब समझ आया। इसलिए हर विशेषज्ञता के लिए अलग संस्था का होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। मुख्यालयों को याद रखने की एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक दी गई है। अच्छा, वो ट्रिक क्या है? वो है GKINOD, यानी जीएसआई कोलकाता के लिए GK, आईबीएम नागपुर के लिए IN और ओएनजीसी देहरादून के लिए OD। जो लोग इस विषय का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये शॉर्टकट काफी मददगार साबित हो सकता है। हाँ, ये तो याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है ना? अब अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो खनिज उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड हैं। यहाँ स्रोत में धारवाड़ क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हाँ, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ऐसा क्या है इस धारवाड़ क्षेत्र में जो इसे धात्विक खनिजों का इतना बड़ा गढ़ बनाता है? धारवाड़ संरचना को समझने के लिए हम इस समय में बहुत पीछे जाना होगा, मतलब लगभग 2.5 से 3 अरब साल पहले। बाप रे, 3 अरब साल? हाँ, पृथ्वी उस समय आज से बहुत अलग थी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मूल रूप से अवसादी चट्टानें थीं, जो समय के साथ पृथ्वी के भीतर भयंकर ताप और दबाव के कारण रूपांतरित हो गईं। मतलब मेटामॉर्फोस हो गईं। बिल्कुल। इस अत्यधिक गर्मी और दबाव की प्रक्रिया ने चट्टानों के भीतर मौजूद खनिजों को पिघलाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया, जिससे लोहे, मैंगनीज और सोने जैसी धातुओं की बहुत समृद्ध परतें बन गईं। अच्छा, तो यही कारण है कि भूवैज्ञानिक धारवाड़ क्षेत्र को भारत का खनिज हृदय मानते हैं? एकदम सही। ताप और दबाव की बात से मुझे खनिजों को बाहर निकालने की तकनीक याद आ गई। स्रोत में प्रवेधन यानी ड्रिलिंग और आखनन यानी क्वारिंग के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अक्सर लोग ड्रिलिंग की तुलना स्ट्रॉ से जूस पीने और आखनन की तुलना किसी मिठाई के ऊपर से एक कटोरी से मलाई हटाने से कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एनालॉजी इस प्रक्रिया की असल जटिलता को नहीं दर्शाती। जमीन में गहराई तक ड्रिल करना कोई आसान काम तो नहीं है। वहां भारी दबाव का सामना करना पड़ता होगा, है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। स्ट्रॉ वाली एनालॉजी सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन भौतिकी के नजरिए से बहुत अधूरी है। वो कैसे? देखिए, जब हम प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के लिए ड्रिलिंग करते हैं तो हम सिर्फ गहराई तक नहीं जा रहे होते। हम कैप रॉक नामक एक बेहद कठोर और अभेद चट्टानी परत को छेद रहे होते हैं। अच्छा, कैप रॉक? हाँ, इस परत के नीचे तरल पदार्थ और गैसें भयानक दबाव में कैद होती हैं। जैसे ही ड्रिल इस परत को पार करती है, गैस और तेल
पूरी ताकत से ऊपर की ओर भागते हैं। अरे वाह, मतलब एक विस्फोट की तरह। बिल्कुल। इसे नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती होती है। वहीं दूसरी तरफ जो क्वॉरिंग है यानी आखनन, उसमें हम सतह के करीब मौजूद खनिजों को निकालते हैं। जैसे ऊपर ऊपर से खुरच कर निकालना। हाँ, इसमें किसी गैस के दबाव का खतरा नहीं होता, बल्कि मुख्य चुनौती बस उस भारी चट्टान या मिट्टी को हटाना होता है जिसने खनिज को ढक रखा है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के बाद पेट्रोलियम पर बात करना और भी प्रासंगिक हो जाता है। स्रोत के अनुसार पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में मिलता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो दुनिया का पहला तेल कुआं 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। हाँ, ये तो सबको पता होता है। लेकिन जो तथ्य सबसे ज्यादा हैरान करता है वो ये है कि इसके सिर्फ 8 साल बाद यानी 1867 में भारत के असम में माकूम नामक स्थान पर तेल का कुआं खोद लिया गया था। मतलब सिर्फ 8 साल का अंतर। ये तो सच में एक औद्योगिक दौड़ जैसा लगता है। ये दौड़ ही तो थी। 19वीं सदी के मध्य में जब औद्योगिक क्रांति जोर पकड़ रही थी, तब पूरी दुनिया को समझ आ गया था कि कोयले के बाद अब तरल ईंधन ही भविष्य है। बिल्कुल, पेट्रोलियम का युग शुरू हो रहा था। और टर्शरी युग की अवसादी चट्टानें वो तिजोरी हैं जहां ये खजाना छुपा है। ये वो समय था जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी और हिमालय का निर्माण हो रहा था। अच्छा, तो उस उथल पुथल के दौरान ही सब कुछ हुआ। हाँ, इस भारी उथल पुथल के दौरान समुद्र में पनपने वाले करोड़ों सूक्ष्म जीव और वनस्पतियां अवसादों के नीचे दब गए। लाखों सालों की गर्मी और दबाव ने उस जैविक कचरे को आज के काले सोने यानी पेट्रोलियम में बदल दिया। असम का माकूम उसी भूवैज्ञानिक बेल्ट का हिस्सा है। क्या बात है। आज के समय में भारत में 21 तेल शोधक कारखाने यानी रिफाइनरीज काम कर रही हैं। राजस्थान, गुजरात और असम उत्पादन में सबसे आगे हैं। हाँ, ये प्रमुख राज्य हैं। लेकिन पेट्रोलियम निष्कर्षण में सबसे बड़ा मील का पत्थर बॉम्बे हाई है। 1973 में इसकी खोज हुई और 1976 में यहां से उत्पादन शुरू हुआ। इसके लिए सागर सम्राट नामक एक जलयान तैनात किया गया। समुद्र के बीचों बीच से तेल निकालना तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। समुद्र तट से 160 किलोमीटर दूर और गहरे पानी के नीचे खुदाई करना इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। सागर सम्राट कोई आम जहाज नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक जैकअप रिग है। इसके विशालकाय पैर समुद्र के तल में धंसकर पूरे प्लेटफॉर्म को लहरों से ऊपर उठा लेते हैं। वहां से ड्रिलिंग पाइप समुद्र के तल को चीरते हुए हजारों फीट नीचे जाते हैं। बाप रे। हाँ, ये केवल तेल निकालने की बात नहीं है। ये समुद्री तूफानों और पानी के भयंकर दबाव के बीच एक चलता फिरता शहर बसाने जैसा है। ऊर्जा के इस आधुनिक चमत्कार से आगे बढ़कर आइए उस ईंधन की बात करते हैं जिसने वास्तव में औद्योगिक दुनिया की नींव रखी। मेरा मतलब है कोयला। बिल्कुल, कोयले के बिना तो कुछ भी संभव नहीं था। हमारा स्रोत बताता है कि कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? स्रोत के आंकड़ों के अनुसार अगर हम कोयले के भंडार यानी रिजर्व्स की बात करें तो ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ सबसे अमीर राज्य हैं। लेकिन जब बात उत्पादन की आती है ना, तो झारखंड पिछड़ जाता है और मध्य प्रदेश शीर्ष 3 में आ जाता है। हाँ, ये आंकड़ा अक्सर लोगों को हैरान करता है। वही तो, ये कैसे संभव है कि जिस राज्य के पास खनिजों का सबसे ज्यादा खजाना है वो उसे निकालने में पीछे? ये क्लासिक समस्या है जो दिखाती है कि सिर्फ भूविज्ञान ही सब कुछ तय नहीं करता। भूगोल, पर्यावरण और नीतियां भी बहुत अहम होती हैं। वो कैसे? देखिए, झारखंड में कोयले के जो सबसे बड़े भंडार हैं वे अक्सर घने जंगलों के नीचे या बहुत ही दुर्गम इलाकों में स्थित है। खदान शुरू करने से पहले पेड़ों को काटना, पर्यावरण विभाग से मंजूरी लेना और स्थानीय आबादी का विस्थापन, ये बहुत जटिल सामाजिक और कानूनी प्रक्रियाएं हैं। हाँ, वहाँ की चुनौतियां बहुत अलग हैं। इसके अलावा निकाले गए कोयले को कारखानों तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन और सड़कों का जाल चाहिए। अगर किसी दूसरे राज्य में कोयले की परतें सतह के थोड़ा करीब है और वहां रेलवे नेटवर्क बेहतर है, जिससे मध्य प्रदेश में, बिल्कुल, तो वहां भंडार कम होने के बावजूद उत्पादन तेजी से होगा। ये अर्थशास्त्र और बुनियादी ढांचे की जीत है। यानी सिर्फ खजाना होना काफी नहीं है। हाँ, उस तक पहुंचने का सुरक्षित और सस्ता रास्ता भी होना चाहिए। एकदम सही। स्रोत में कोयले की गुणवत्ता का भी जिक्र है।
एंथ्रासाइट सबसे प्रीमियम श्रेणी का कोयला होता है। हाँ, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। बिल्कुल, जो बिना ज्यादा धुएं के भयानक गर्मी देता है। दूसरी तरफ लिग्नाइट है, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, जिसके सबसे बड़े भंडार हमारे देश में तमिलनाडु में है। हाँ, लिग्नाइट का इस्तेमाल बिजली घरों में बहुत होता है। अब जरा भारी धातुओं की ओर रुख करते हैं, जो हमारे बुनियादी ढांचे की असल रीढ़ हैं। लौह अयस्क भंडार में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। कर्नाटक की कुद्रेमुख खदान, छत्तीसगढ़ की बैलाडेला और राजस्थान की नाथरा की पाल, ये खदानें स्रोत में प्रमुखता से बताई गई हैं। इनमें छत्तीसगढ़ की बैलाडेला खदान का उल्लेख बहुत खास है। ऐसा क्या खास है उसमें? बैलाडेला की पहाड़ियों से जो लोहा निकलता है वो उच्च श्रेणी का हेमेटाइट लौह अयस्क है। इसकी शुद्धता इतनी ज्यादा है कि इसे विशाखापट्टनम बंदरगाह के जरिए सीधे जापान जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। ओह, सीधे जापान? हाँ, किसी भी देश में पुल, गगनचुंबी इमारतें या रक्षा उपकरण बनाने के लिए ऐसे ही शुद्ध लोहे और मैंगनीज की जरूरत होती है। भारत सच में बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास ये प्रचुर मात्रा में है। मैंगनीज की बात करें तो उत्पादन में मध्य प्रदेश की भी 33% हिस्सेदारी है। बिल्कुल। लेकिन जब हम भविष्य की ऊर्जा की बात करते हैं तो रेडियोधर्मी खनिज तस्वीर में आते हैं। यूरेनियम के लिए भारत में झारखंड की जादूगोड़ा खदान बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, जादूगोड़ा का नाम तो अक्सर आता है। हालांकि भारत के पास यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार नहीं हैं, लेकिन स्रोत सामग्री में एक ऐसा तथ्य है जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। आप थोरियम की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, थोरियम। भारत थोरियम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और ये थोरियम किसी गहरी अंधेरी खदान में नहीं, बल्कि केरल के समुद्र तटों पर बिखरी मोनेजाइट बालू में मिलता है। हाँ, ये तथ्य सच में अद्भुत है। मतलब समुद्र तट की साधारण सी दिखने वाली रेत से देश को रोशन करना, ये काम कैसे करता है? ये भारत के ऊर्जा भविष्य का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। यूरेनियम के लिए तो हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम है। हाँ, वो तो है। लेकिन महान वैज्ञानिक होमी भाभा ने भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा इसी थोरियम को ध्यान में रखकर बनाई थी। अच्छा, तो फिर क्या प्रक्रिया है? इसे एक विशेष रिएक्टर में डालकर यूरेनियम 233 में बदला जाता है, जो फिर भारी मात्रा में स्वच्छ परमाणु ऊर्जा पैदा करता है। केरल और तमिलनाडु के तटों पर मौजूद वो मोनेजाइट रेत सिर्फ रेत नहीं है, वो भविष्य है। बिल्कुल। अगर हमारी तकनीक पूरी तरह सफल हो गई तो वो रेत अगले कई 100 सालों तक भारत के हर घर और कारखाने को बिजली दे सकती है, वो भी बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के। ये सचमुच एक ऐसा नजरिया है जो खनिजों को देखने का हमारा चश्मा ही बदल देता है। बिल्कुल सही कहा। खैर, बहुमूल्य रत्नों की बात किए बिना कोई भी भूमिगत खजाने की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। सोना, जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। स्रोत के अनुसार देश का 99% सोना अकेले कर्नाटक राज्य से आता है, जहां कोलार और हट्टी की खदानें मौजूद हैं। हाँ, केजीएफ का नाम तो सबने सुना ही है। बिल्कुल। और यहाँ स्रोत ने दक्षिण अफ्रीका की उस मपोनांग खदान का जिक्र किया है, जिसकी बात हमने एकदम शुरुआत में की थी। 3.9 किलोमीटर की गहराई। ये हमें बताता है कि धरती अपनी सबसे कीमती चीजें कितनी गहराई में छुपा कर रखती है। और मपोनांग खदान हमें ये भी याद दिलाती है कि खनन की एक भौतिक सीमा होती है। भौतिक सीमा मतलब लगभग 4 किलोमीटर नीचे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक होता है कि चट्टानें तक गर्म तवे जैसी हो जाती है। वहां काम करने के लिए इंजीनियरिंग की सारी सीमाएं टूट जाती है। बाप रे। भारत में भी कोलार गोल्ड फील्ड्स को एक समय के बाद इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ सोना निकालना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा हो गया था। अच्छा, तो लागत ज्यादा और मुनाफा कम होने लगा। एकदम सही। सोने के अलावा स्रोत में कुछ और महत्वपूर्ण डेटा है, जैसे हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पन्ना और मझगवां इलाका प्रथम है। हाँ, पन्ना की खदानें। चांदी उत्पादन में राजस्थान की जावर खान और तांबे के लिए राजस्थान का खेतड़ी और झुंझुनू इलाका प्रसिद्ध है। इसके अलावा एल्यूमिनियम बनाने के लिए जिस बॉक्साइट की जरूरत होती है, उसमें भारत अच्छी स्थिति में है। ओडिशा अकेले 42% उत्पादन करता है। ये एक बहुत मजबूत स्थिति है। जस्ता और सीसा यानी जिंक और लेड के लिए राजस्थान की जावर खान का नाम आता है। अभ्रक यानी माइका आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में प्रचुर मात्रा में है, और टिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में, और हाँ, टंगस्टन राजस्थान के डेगाना में मिलता है।
इतने सारे नाम एक साथ। वही तो, मुझे लग रहा है कि हमने इतनी सारी खदानों, राज्यों और खनिजों के नाम ले लिए हैं कि किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। इन सारे भौगोलिक आंकड़ों को बस हवा में याद रखना लगभग असंभव सा लगता है। हाँ, ये सच में मुश्किल है। इसलिए हमारे स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान दिया गया है। जो लोग इस पूरी चर्चा के बेहतरीन नोट्स, ट्रिक्स और ये सारा डेटा एक जगह चाहते हैं, वे गूगल पर सॉल्व स्टडी न्यू अपडेट सर्च करके इस पूरी सामग्री की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ लिखित रूप में सामने होने से इन स्थानों को नक्शे पर समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। भूविज्ञान में स्थानिक स्मृति यानी स्पेशल मेमोरी की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक आप इन स्थानों को नक्शे पर नहीं देखते और नोट्स से रिवाइज नहीं करते, तब तक सब भूल जाएंगे। बिल्कुल, तब तक झारखंड के यूरेनियम और केरल के थोरियम के बीच का फर्क दिमाग में पूरी तरह से नहीं बैठेगा। एकदम सही। और इसी स्मृति का परीक्षण करने के लिए स्रोत सामग्री के अंत में 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी MCQs का एक सेट दिया गया है। तो चलिए एक रैपिड फायर रियलिटी चेक करते हैं। मैं नोट से सीधे प्रश्न उठाऊंगा और देखते हैं कि आज की चर्चा से हम कितनी आसानी से इनके उत्तर जोड़ पाते हैं। तैयार हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। चलिए, पहला सवाल, दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं 1859 में कहाँ खोदा गया था? ये पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में था, लेकिन हमें तुरंत याद आना चाहिए कि भारत का असम यानी माकुम भी 1867 में इस दौड़ में शामिल हो गया था। सटीक जवाब। दूसरा सवाल है, सागर सम्राट जलियान किस खनिज के निष्कर्षण से जुड़ा है? ये पेट्रोलियम के लिए है। बॉम्बे हाई में समुद्र के भयंकर थपेड़ों के बीच तेल निकालने वाला वही जैकब रिग जिसकी हमने बात की थी। बहुत खूब। तीसरा सवाल, भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, जिसमें नमी ज्यादा होती है। इसके विशाल भंडार तमिलनाडु में मिलते हैं। शानदार। चौथा सवाल रेडियोधर्मी खनिजों से है। जादूगौड़ा खान कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है? ये झारखंड में है और यूरेनियम खनन के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। पांचवां सवाल, देश का 99% सोना कहाँ मिलता है? इसका एक ही निर्विवाद उत्तर है, कर्नाटक, कोलार और हट्टी की खदानें। छठा सवाल, सर्वेक्षण संस्थानों पर है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? वो ट्रिक याद है ना, GKNOD। तो GSI का G और कलकत्ता का K। उत्तर है कलकत्ता। अरे वाह, शानदार तरीका। सातवां सवाल, थोरियम भंडार में भारत का कौन सा स्थान है और यह मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? भारत का इसमें प्रथम स्थान है और यह ऊर्जा का ब्रह्मास्त्र केरल की मोनोजाइट बालों में मिलता है। आठवां सवाल, प्रसिद्ध लौह अयस्क खान बैलाडीला किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है, वही खदान जिसका उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लोहा सीधे जापान भेजा जाता है। बिल्कुल सही। नवां सवाल कुछ नया है। टिन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य लगभग एकाधिकार रखता है? टिन के मामले में छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला पूरे देश में लगभग संपूर्ण उत्पादन करता है। और आखिरी सवाल, हमारी भौतिकी की चर्चा से सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे क्वेरिंग या अखनन कहते हैं। इसमें ड्रिलिंग की तरह कैप रॉक को भेदने का भयानक दबाव नहीं होता, बस ऊपरी सतह को हटाकर खनिज निकाल लिया जाता है। ये रैपिड फायर सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला था। इस पूरी चर्चा से एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि खनिज सिर्फ जमीन के नीचे दबे पत्थर नहीं है, वे किसी भी आधुनिक सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल सही कहा। इस पूरी सामग्री का लब्बो-लबाब यही है कि भारत बॉक्साइट और थोरियम में मजबूत स्थिति में है, लेकिन पेट्रोलियम और उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के मामले में हमें अभी भी बहुत रणनीतिक कदम उठाने की जरूरत है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल गूंज रहा है। आज हमने एंथ्रासाइट कोयले से लेकर गहरे पेट्रोलियम और लगभग 4 किलोमीटर गहरी सोने की खदानों तक की बात की है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि जीवाश्म ईंधन सीमित है। हाँ, उनकी एक सीमा है। और जैसे जैसे हम खदानों को और गहरा खोद रहे हैं ना, हमारी तकनीक और अर्थव्यवस्था की सांसें फूलने लगी हैं। तो सवाल यह है कि जब जमीन के नीचे गहराई में खुदाई करना भौतिक रूप से असंभव हो जाएगा और ये दबे हुए संसाधन खत्म हो जाएंगे,
तो क्या हमारी भविष्य की पूरी सभ्यता सिर्फ सतह की चीजों पर निर्भर होने वाली है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या भविष्य की असीमित ऊर्जा धरती की अंधेरी गहराइयों में नहीं, बल्कि सतह पर बिखरी रेत जैसे केरल का थोरियम और आसमान से बरसती सूरज की रोशनी में छिपी है? शायद आने वाली कल की तकनीक का असली भविष्य गहराई में जाने में नहीं, बल्कि सतह की चीजों को नई नजर से देखने में है। बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। खनिजों की ये दुनिया जितनी जटिल है, हमारा भविष्य उससे कहीं ज्यादा रोमांचक है।